आज भूगोल विषय में हम 6 चैप्टर भूमि उपयोजन इसका अध्ययन करेंगे। छात्राओं, आपने अपने घर में देखा है कि हर काम को करने के लिए भूमि का जो उपयोग है वो फिक्स है, जैसे किचन, बेडरूम, हॉल, कपड़े रखने के लिए अलमीरा की जगह, पढ़ाई करने के लिए आपका स्टडी टेबल, लैट्रिन, बाथरूम, इस आंगन, ये सब कुछ आपके घर में फिक्स है हर काम को करने के लिए अलग अलग जगह। सोचिए, अगर हर कार्य की जगह निश्चित नहीं होती तो कितनी परेशानी होती। तो घर के सभी कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो, इसके लिए हर चीज़ की एक जगह फिक्स की गई है। इसी प्रकार विशिष्ट आवश्यकता की पूर्ति के लिए जब किसी प्रदेश की भूमि का उपयोग किया जाता है तब इस उपयोग को भूमि उपयोग कहते हैं। और भौगोलिक कारकों और मानव के बीच की अंतरक्रियाओं द्वारा भूमि उपयोग का प्रारूप तैयार होता है। आइए हम देखेंगे भूमि उपयोग के प्रकार। सबसे पहले ग्रामीण भूमि उपयोग। जैसा कि हम सभी जानते हैं, ग्रामीण भागों में कृषि मुख्य व्यवसाय होता है और कृषि से संबंधित अन्य व्यवसाय भी ग्रामीण भागों में होते हैं। इसीलिए ये अधिवास खेतों के पास, वनों के पास पाए जाते हैं। खानों के पास खान में काम करने वाले मजदूरों के अधिवास होते हैं, तो सागरी तट के पास मछुआरों के अधिवास होते हैं। ग्रामीण भागों में भूमि अधिक उपलब्ध होती है और जनसंख्या कम होती है, इसलिए जनसंख्या का घनत्व कम होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय क्षेत्र कम होता है। कृषि भूमि। कृषि भूमि वह भूमि जहाँ प्रत्यक्ष रूप से खेती की जाती है। ये क्षेत्र सामान्यतः व्यक्तिगत स्वामित्व के अधीन होता है। भूमि के स्वामित्व एवं कृषि के प्रकारों के आधार पर इस क्षेत्र का अधिक वर्गीकरण कर सकते हैं। परती भूमि। परती भूमि वह कृषि योग्य भूमि होती है जिसका फिलहाल कोई उपयोग नहीं किया जा रहा हो और भूमि की उर्वरता को बढ़ाने के लिए 1-2 मौसम तक भूमि के कुछ भाग का उपयोग नहीं करते हैं। ऐसी भूमि को परती भूमि कहते हैं। वन भूमि। ग्रामीण भूमि उपयोग में सीमांकित वन भी एक प्रकार की भूमि उपयोग है। इस वन क्षेत्र से लकड़ी, गोंद, घास इत्यादि वन उत्पाद प्राप्त होते हैं। इन वन के क्षेत्रों में मुख्यतः बड़े पेड़, झाड़ियाँ, लताएं, घास इत्यादि होते हैं। चारागाह। ये जमीन गांव के पंचायत के अधीन होती है और सरकार के अधीन होती है। पूरा गांव इसका स्वामी होता है और थोड़ी जमीन ही निजी स्वामित्व के अधीन होती है। अब हम देखेंगे नगरीय भूमि उपयोजन। 20वीं सदी में जब नगरीय अधिवासों में वृद्धि हुई थी तो नगरीय भागों में विभिन्न कामों के लिए भूमि का उपयोग किया जाता है। इसलिए भूमि का अधिक से अधिक उपयोग करना आवश्यक होता है। नगरीय भागों में जनसंख्या की तुलना में भूमि जो है वो सीमित होती है, इसलिए जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है। सबसे पहले इसमें देखेंगे व्यावसायिक क्षेत्र। शहर का कुछ भाग केवल व्यवसाय हेतु उपयोग में लाया जाता है। इस भाग में दुकानें, बैंक, कार्यालय, ये सारा इन सभी चीज़ों का समावेश होता है। केंद्रिक व्यावसायिक क्षेत्र जिसे सीबीडी बोलते हैं, जैसे आप सीबीडी बेलापुर के नाम से आपने सुना होगा, इसकी कल्पना का जन्म यहीं से हुआ था। उदाहरण के लिए मुंबई स्थित फोर्ट या बीकेसी, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स। आवासीय क्षेत्र। इसमें जमीन का उपयोग लोगों के रहने के लिए किया जाता है। इस क्षेत्र में मकान, इमारतों का समावेश होता है। निवासियों की संख्या अधिक होने के कारण भूमि का उपयोग कि इस प्रकार का विस्तार नगरीय भाग में अधिक होता है। यातायात क्षेत्र। शहरों में लोगों को माल को लाने ले जाने के लिए यातायात व्यवस्था महत्वपूर्ण होती है। ऐसी व्यवस्था के लिए संचालन हेतु शहर में विविध प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं, जैसे बस सेवा, रेल, मेट्रो, मोनोरेल, यात्री कारें। निजी वाहन की संख्या भी अधिक होती है। इन सब के लिए सड़कें, रेलवे लाइन, बस स्थानक, पेट्रोल पंप, इन सभी की व्यवस्था की जाती है। सार्वजनिक सुविधा क्षेत्र। जनसंख्या की बहुत सारी आवश्यकताओं के लिए कुछ सुविधाएं स्थानिक स्वशासन, राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है, जैसे अस्पताल,
डाक सेवा, पुलिस चौकी, पुलिस मैदान, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, ये सभी सुविधाएं इस क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। यह क्षेत्र नगरीय भूमि उपयोग में बहुत महत्वपूर्ण होता है और बढ़ती हुई जनसंख्या का दबाव इन सेवा सुविधाओं के कारण कम हो जाता है। मनोरंजन के क्षेत्र, नगर में रहने वाले जो लोग होते हैं उनको उनके मनोरंजन के लिए, उनके एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भाग अलग से आरक्षित किए जाते हैं, जैसे मैदान, गार्डन, उद्यान, जल तरण यानी ये जो वाटर पार्क होता है, नाटक घर, ये सारी चीज़ें लोगों के मनोरंजन के लिए निश्चित किए गए हैं। मिश्र भूमि उपयोजन, कुछ भाग ऐसे होते हैं जिनमें सभी प्रकार की भूमि के उपयोग एक ही जगह पे दिखाई देते हैं। ऐसे भूमि पर मिश्र भूमि उपयोग होता है, जैसे निवासी क्षेत्र और मनोरंजन क्षेत्र। संक्रमण क्षेत्र एवं उपनगर, नगरीय अधिवासों की सीमा से लगकर ग्रामीण अधिवास होते हैं। मतलब जैसे जहाँ पर गांव, किसी गांव में जब आगे बढ़ेंगे तो गांव ख़त्म हो रहा हो और जब शहर शुरू हो रहा हो तो उसके बीच का जो क्षेत्र होता है उसे संक्रमण प्रदेश या ग्रामीण नगरीय उपांत के नाम से जाना जाता है। इसलिए इस प्रदेश का भूमि उपयोग सम्मिश्र स्वरूप का होता है। साथ ही साथ यहाँ सांस्कृतिक जीवन भी मिश्र स्वरूप का होता है। यहाँ आपको गांव की भी झलक दिखेगी और शहर की सुविधाएं भी दिखाई देंगी। यहाँ के भूमि उपयोग में ग्रामीण और नगरीय भूमि उपयोग का मिश्रण दिखाई देता है और समय के साथ साथ इन भागों का नगरीकरण हो जाता है। धीरे धीरे ऐसे भाग नगर में, पूरी तरह से नगर में रूपांतरित हो जाते हैं और ये मुख्य शहर के पास उपनगरों का निर्माण इनका हो जाता है, जैसे बांद्रा, भांडुप इत्यादि मुंबई के उपनगर हैं। योजनाबद्ध शहर, औद्योगिक क्रांति के बाद विश्व में बड़े पैमाने पर नगरीकरण की शुरुआत हुई थी। ये जो प्रक्रिया शुरुआत में जो थी ये योजनाबद्ध मतलब एक अच्छे प्लानिंग के साथ नहीं हुई थी। इसलिए जब शहर धीरे धीरे बनना शुरू हुए तो अनियंत्रित विकास हुआ, कैसे भी बन गया, कुछ भी कहीं भी। तो रोज़गार के अवसर यहाँ पर बड़े पैमाने पर थे, इसलिए जनसंख्या का स्थानांतरण भी यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा होने लगा। तो शहरों में स्थान की जो उपलब्धता है वो तो हमेशा से प्रॉब्लम, शहरों में जगह की हमेशा से प्रॉब्लम रही है। तो नगरीय भूमि उपयोग में बड़े पैमाने पर विविधता दिखती है। भूमि सीमित होती है और उपयोग जो है उसमें विविधता होती है और साथ ही शहर जो है वो बढ़ते रहता है। ऐसे में भविष्य के बारे में सोचते हुए शहरों को एक अच्छी प्लानिंग के साथ योजनाबद्ध तरीके से निर्माण करने का विचार शुरू हुआ। नगर के बसने के पहले ही उसमें भूमि उपयोग कैसा होना चाहिए इसका एक मानचित्र तैयार किया जाता है और उसी के अनुसार शहरों का विकास किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए सिंगापुर, दक्षिण कोरिया का, स्विट्ज़रलैंड, वॉशिंगटन डीसी, ब्राज़ील, भारत का चंडीगढ़, भुवनेश्वर, ये सब योजनाबद्ध शहर हैं। भूमि का स्वामित्व एवं स्वामित्व अधिकार। बच्चों, महाराष्ट्र में लैंड रिकॉर्ड डिटेल को 7/12 खसरा के नाम से जाना जाता है। जैसे मान लीजिए अगर आपको कृषि योग्य भूमि खरीदना या बेचना चाहते हैं तो सबसे पहले उस भूमि का रिकॉर्ड चेक किया जाएगा। अब इसके रिकॉर्ड में इसकी सारी डिटेल्स पता चल जाती हैं, जैसे कि ज़मीन का असली मालिक कौन है, ज़मीन का एग्जैक्ट एरिया कितना है, भूमि किस टाइप की है, वो ज़मीन खेती के लायक है भी या नहीं है, या फिर वो कोई रास्ते की ज़मीन तो नहीं है। तो ये सारी जो डिटेल्स होते हैं ये इस लैंड रिकॉर्ड डिटेल में ये सारी जो है चीज़ें पता चलती हैं और ये सारा डिटेल होता है लेखपाल के पास, जिसे पटवारी भी कहते हैं। तो ये जो डिटेल्स लेते हैं, ये जो सारा रिकॉर्ड होता है, इसको महाराष्ट्र में लैंड रिकॉर्ड डिटेल के नाम से 7/12 खसरा के नाम से जाना जाता है। संपत्ति पत्र, प्रॉपर्टी कार्ड। ये प्रॉपर्टी कार्ड बिल्कुल जैसे आपका आधार कार्ड होता है ना, आप सभी बच्चों के पास आधार कार्ड है, हर किसी के पास आधार कार्ड है। आधार कार्ड का अपना एक यूनिक नंबर होता है, मतलब आपका एक यूनिक, आपकी एक पहचान है। आधार कार्ड नंबर जो है वो नंबर आपकी यूनिक आइडेंटिटी नंबर है। ठीक वैसे ही सरकार द्वारा अब धीरे धीरे प्रॉपर्टी की भी आइडेंटिटी क्रिएट हो रही है।
जैसे आप ऐसे सोच सकते हैं कि जैसे कार का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, जैसे आपका खुद का आइडेंटिटी के लिए आधार कार्ड नंबर होता है, उसी तरह से हर कार का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। लेकिन प्रॉपर्टी का कोई भी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होता है। तो ये जो संपत्ति पत्र या प्रॉपर्टी कार्ड का जो कंसेप्ट है, ये मेनली अर्बन प्रॉपर्टी यानी महानगरों, शहरों के लिए होता है। क्योंकि गांव में जो होता है हर खेत का सर्वे नंबर होता है, जिसे वो खाता क्रमांक भी कहते हैं। लेकिन बड़े शहरों में ऐसा नहीं होता है। बड़े शहरों में तो या तो आपका फ्लैट नंबर होता है या प्लॉट नंबर होता है, लेकिन एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर नहीं होता है जो कि गवर्नमेंट के हिसाब से पारदर्शी हो। इसीलिए कोई भी प्रॉपर्टी 2 बार ना बिक जाए, प्रॉपर्टी के साथ कोई फ्रॉड ना हो, किसी तरह की धोखेबाजी ना हो, इन सभी चीज़ों को नज़र में रखते हुए गवर्नमेंट ने प्रॉपर्टी कार्ड को शहरों में बनाने की शुरुआत की है।